दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष की साख की लड़ाई है। केदारनाथ में विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी है। जी हां, किसका पलड़ा भारी है और कौन बाजी मार सकता है, आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में इससे पहले 2 विधानसभा के उपचुनाव हो चुके हैं। एक बद्रीनाथ में हुआ और दूसरा मंगलौर में हुआ। दोनों चुनाव एक साथ हुए और यहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी। बद्रीनाथ उपचुनाव में जहां कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को हराया, वहीं मंगलौर में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बाजी मारी। जी हां, अब फिर से लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं और केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव से भी सीख लेना चाहती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये साख की लड़ाई है। जी हां, केदारनाथ में विधानसभा की जो सीट खाली हुई है उसका कारण है केदारनाथ की विधायक सैला रानी रावत जी का निधन होना। उनके निधन के बाद सीट खाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा की जनता को यह आश्वासन दिया है कि जब तक यहां से नया विधायक नहीं बनता है तब तक मैं स्वयं विधायक के रूप में यहां पर काम करूंगा। जी हां, केदारनाथ में कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 मंत्रियों को प्रभारी के रूप में केदारनाथ में भेजा हुआ है। हालांकि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जो कि राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने कहा है कि जो मंत्री केदारनाथ में गए हैं वो मंत्री चुनाव के लिए नहीं गए हैं, चुनाव के उद्देश्य से नहीं गए हैं और अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है। महेंद्र भट्ट ने कहा था कि केदारनाथ में आपदा आई है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है और वहां पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए 5 मंत्रियों को प्रभारी बना करके केदारनाथ में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से केदारनाथ की जनता परेशान है, यदि उनकी मदद की जाएगी, उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो चुनाव से पहले उत्साह के साथ रहेंगे और उत्साह के साथ इस चुनाव में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस को इससे क्या दिक्कत है और इस पर कांग्रेस को खुश होना चाहिए, ना कि नाखुश होना चाहिए। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने 5 मंत्रियों को केदारनाथ में प्रभारी के रूप में भेजा है, वहीं कांग्रेस ने भी केदारनाथ बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा निकाली थी और लगातार ये प्रयास किया कि केदारनाथ कहीं ना कहीं खतरे में है। जिस प्रकार से केदारनाथ में सोना घोटाला का मामला सामने आया, जिस प्रकार से चर्चाएं बनी रही, शंकराचार्य का बयान सामने आया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, धामी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ केदारनाथ के विधानसभा उपचुनाव में एक नया व्यक्तित्व, एक नया राजनेता उभरने वाला है और वो कोई और नहीं है बल्कि लोकार्पण के संपादक त्रिभुवन चौहान है। जी हाँ, त्रिभुवन चौहान ने एक घोषणा कर रखी है वो केदारनाथ में उपचुनाव लड़ेंगे और केदारनाथ की जनता से लगातार संपर्क साध रहे हैं, विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि त्रिभुवन चौहान की एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस में से किसे फायदा होता है, किसे नुकसान होता है, या फिर त्रिभुवन चौहान जनता के बीच में अपनी बात को इस प्रकार से रख पाते हैं, जनता का दिल जीत पाते हैं, वोटरों को कन्वर्ट कर पाते हैं। क्या त्रिभुवन चौहान केदारनाथ से एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर सकते हैं? क्या केदारनाथ की जनता त्रिभुवन चौहान पर भरोसा जताएगी? तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सियासी गलियारों में एक नई चर्चा शुरू है। केदारनाथ की सीट आखिर कौन जीतने वाला है? चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बरकरार रख पाएगी या कांग्रेस मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों की तरह केदारनाथ उपचुनाव में विजय हासिल करेगी? ये देखने वाली बात होगी और लगातार ये प्रयास जारी है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट किसे मिलेगा, कांग्रेस से टिकट किसे मिलेगा। हर कोई अपनी अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत कर रहा होगा। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, समाचारों के माध्यम से ये खबर बाहर नहीं पहुंची है, लेकिन लगातार केदारनाथ में जिस प्रकार की गतिविधियां देखी जा रही हैं, मीडिया की वहां पे मौजूदगी है, सब कुछ वहां पे कवर किया जा रहा है और केदारनाथ कहीं ना कहीं
एक हॉट सीट बन गई है इस समय उत्तराखंड की राजनीति में। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जिस प्रकार से पूरी ताकत लगा रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये आभास है कि केदारनाथ की सीट पे पेंच फंस सकता है। और कांग्रेस भी हरियाणा चुनाव के बाद ये सीख लेने का प्रयास कर रही होगी कि जिस प्रकार से हरियाणा में एग्जिट पोल में एक तरफा कांग्रेस को विजेता घोषित कर दिया गया था, कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटें दी गई थी, लेकिन जब परिणाम आए तो परिणाम बिल्कुल अप्रत्याशित थे, बिल्कुल उल्टे थे। और यहाँ पर निश्चित ही कांग्रेस सोचने पर मजबूर है और वो केदारनाथ की जनता के पास, केदारनाथ के अलग अलग स्थानों में जाकर के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं करना चाहेंगे। और गणेश गोदियाल जो स्टार प्रचारक हैं, और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में जो भूमिका गणेश गोदियाल की रही थी, उन्होंने फ्रंट से लीड किया था, प्रचार प्रसार किया था, लगातार सरकार पर हमले बोले थे, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उन पर हमले बोले थे। और उसका ये नतीजा रहा कि लगातार गणेश गोदियाल की मौजूदगी से बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस विजय हुई। लखपत सिंह बुटोला ने राजेंद्र भंडारी को हराया और एक महत्वपूर्ण चुनाव कांग्रेस वहां पे जीत पाई थी। गणेश गोदियाल ने ही ये घोषणा की है कि वो स्वेच्छा से केदारनाथ में भी जाएंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे और लगातार केदारनाथ की जनता के सामने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखेंगे, उन मुद्दों को उठाएंगे और जनता के हित के लिए कांग्रेस अपना कार्य आगे जारी रखेगी। और कहीं ना कहीं केदारनाथ के चुनाव को जीतने की भी पूरी तैयारी में कांग्रेस अपनी तरफ से लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रभारी मंत्री वहां पे जो पहुंचे हैं, इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम किया, लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान, और इसमें 141 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लगभग 225 करोड़ का बजट वहां पे रखा गया और बहुत सारी घोषणाएं की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। यहां तक कहा है कि जब तक केदारनाथ से कोई विधायक नहीं बनता है, मैं स्वयं केदारनाथ के विधायक के रूप में कार्य करूंगा। तो देखना होगा केदारनाथ की जनता किस पर विश्वास जताती है, किसे विजय बनाती है और कौन केदारनाथ का अगला विधायक बनेगा। क्या वो कांग्रेस पार्टी का होगा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, या फिर त्रिभुवन चौहान, या तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से लड़ेंगे। क्या त्रिभुवन चौहान केदारनाथ के अगले विधायक होंगे? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपकी दृष्टि से केदारनाथ का उपचुनाव किस तरफ जाने वाला है, किसका पलड़ा भारी है, क्या कुछ होने वाला है? यदि आप केदारनाथ की खबरों को कवर कर रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, या फिर आप स्वयं केदारनाथ से हैं, केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं, किसका पलड़ा भारी है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचारों को जरूर रखिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।